एम वकास अहमद और आज हमने लोकल एनेस्थेटिक्स की जो है ना फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है डिटेल के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया क्या होता है, सबसे पहले अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया उस किस्म के ड्रग्स को कहते हैं जो पेन के परसेप्शन को ना रिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं। अब पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबली ब्लॉक करने का क्या मतलब है? पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबली ब्लॉक करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपको भी दर्द होने वाला है, आपको पता है कि आपको दर्द होगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। आप पहले से ही जो है ना आप कुछ ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से जो आपका नर्वस सिस्टम है जो आपको पेन इंड्यूस करवा रहा है वो पेन इंड्यूस ही ना करा पाए, यानी जो पेन का परसेप्शन है वो पहले से ही जो है ना आप ब्लॉक कर दें, ठीक है ना। इस किस्म के ड्रग्स को हम एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। और इस किस्म की जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं उससे एनेस्थेटिक फार्माकोलॉजी कहा जाता है इस किस्म की ड्रग्स। अब ये जो एनेस्थीसिया होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है लोकल एनेस्थीसिया, एक हमारे पास होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया वो होता है जो लोकलाइज्ड एरिया पे जो है ना काम कर सके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम कर सके, ठीक है ना, जो आपको बेहोश ना कर सके आसान अल्फाज में। ऐसे एनेस्थीसिया को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो है ना नॉर्मल माइनर ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपने दांत निकलवाना है, जैसे आपको अगर कोई नाखून वगैरह में इन्फेक्शन हो गया, नाखून वगैरह निकलवाना है, ठीक है ना, या आप कहीं गिर गए हैं, आपको जो है ना मतलब टांके वगैरह लगवाने हैं, या उसके अलावा जो है ना मुसलमान एक ख़तने करते हैं, सरकमसियन करते हैं, उसके दौरान जो है ना ये जो है ना लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया जो है ना लोगों को पूरा बेहोश करके, यानी उनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम है, होश में ना हो क्या उनके साथ हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए जो हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है। यानी आपने कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, हार्ट सर्जरी करनी है, बाईपास करना है, लेवर ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है ना, किडनी की सर्जरी होती है, इंटेस्टाइन्स की सर्जरी होती है, वगैरह वगैरह, इन सब के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया को यूज़ करते हैं। आज हमने ना लोकल एनेस्थीसिया के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ना है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। चार मेन पॉइंट्स में ना हम लोकल एनेस्थीसिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट, लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है। नंबर टू मेन पॉइंट्स, हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्या है लोकल एनेस्थीसिया की। नंबर थ्री पॉइंट्स, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। और नंबर फोर पॉइंट्स, हम उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं लोकल एनेस्थीसिया की मोड ऑफ एक्शन को आगे डिटेल से जो है ना बताने के लिए हमें। और सबसे पहले एनेस्थीसिया तो हमने बता दिया लोकल एनेस्थीसिया कि लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया पे काम करता है, ठीक है ना। लोकलाइज्ड एरिया पे हम उसे दे सकते हैं और इंट्राडर्मली दे सकते हैं, इंजेक्टेबली हम जो है ना आईवी के थ्रू नहीं दे सकते, इंजेक्टेबली हम दे सकते हैं, जिस जगह पे इन्फेक्शन हो उसी जगह पे लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने दांत निकलवाना है तो ये जो लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होगा आपके दांत के बिल्कुल करीब जो है ना इंजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने नाखून निकलवाना है तो ये लोकल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होगा वो क्या करेगा, आपके जो दांत जो आपने नाखून वगैरह निकलवाना है उसके इर्द गिर्द जो है ना आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके इर्द गिर्द वाले जो लोकलाइज्ड टिश्यूज़ होंगे वो सेंसेशन को लॉस कर देंगे, वो आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा पाएंगे। जो ब्रेन तक मैसेज होता है वो किस तरह पहुंचता है, मिसाल के तौर पे आप अगर किसी ने चूंटी काट दिया या किसी ने कोई पिन चबो दिया है तो वो क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारा मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है हमारे ब्रेन के पास, हमारे ब्रेन को पता लगता है कि यार ये हो रहा है आपके साथ। उसके बाद ब्रेन जो है ना मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजता है और मोटर न्यूरॉन्स जो है ना इफेक्टर्स के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, हाथ को खींचना है या जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, ये हमारे पास जो है ना नॉर्मली ब्रेन के साथ। अब अगर हमें पता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारा मैसेज लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, अगर हम सेंसरी न्यूरॉन्स को ही ब्लॉक कर दें, कुछ ऐसी किस्म के ड्रग्स बनाएं जिसकी वजह से क्या हो, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हो वो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज नहीं ले पाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज नहीं जाएगा तो ब्रेन तक जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो माइनर सर्जरी वगैरह जो चीज़ें परफॉर्म करनी वो हो जाएंगी और हमें जो है ना दर्द नहीं होगा। ये हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया का मेन गोल है। अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ। जो हिस्ट्री है एनेस्थीसिया की ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि शुरू में क्या होता था, शुरू में जो है ना किसी किस्म का कोई एनेस्थेटिक एजेंट्स हमारे पास नहीं था, ठीक है ना। अगर किसी किस्म का जो है ना मिसाल के तौर पे किसी के जो है ना तलवारें वगैरह यूज़ की जाती है, किसी का ज़रा सा हार्ट कट गया, किसी का टांग को इन्फेक्शन हो गया तो क्या होता था, उसको पकड़ के लेके आते थे, 3-4 बंदे थे बेचारे को जंजीरों से बांधते थे या रस्सियों से लपेट के उसको बांधते थे, ठीक है ना। 3-4 बंदों ने उसके हाथ पाँव पकड़े होते थे, आरी लेके उसको काट रहे होते थे और बेचारा चीख रहा होता था। कोई भी ऐसा काम नहीं था कि जिसकी वजह से हम जो है ना कोई ऐसा काम कर सके कि उसको कम से कम दर्द तो ना होना। कभी कभी इस तरह होता था कि वो बेचारा चीखता बेहोश हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन कोई भी जो है ना ऐसा एजेंट नहीं था जो उसके पेन को काम कर सके। उसको ऑलरेडी पेन हो रहा होता था लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता था, ठीक है ना। जॉन लिस्टर जो है ना ऑपरेशन करते थे, ठीक है ना, जो सबसे पहले सर्जन उनको माना जाता है,
वो भी इसी तरह बिल्कुल करते थे, ठीक है ना। आरी लेके यूँ यूँ काटते रहते। स्पेसिफिकली जब हड्डी कटती है, आरी लेके काटता रहे, तो इंसान की जो है ना आप दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना शदीद उसको जो है ना, एक तो ऑलरेडी ज़ख्म हुआ हुआ, खून रिस रहा है, उसके बावजूद आप आरी लेके काटी जा रहे, ठीक है ना। तो दूसरा पहला ये जो है ना सबसे मेन काम हमारा ये था कि हमने जो है ना कोई इसी तरह का, ठीक है ना, कि कोई कुछ ऐसा इंड्यूस कराना है। कुछ साइंटिस्ट का मेन ये एम रहा, ये एम हो रहा था कि एम था कि कोई हम ऐसी चीज़ बनाए जिसकी वजह से कम ये पेन का परसेप्शन तो कम हो सके ना, पेन तो कम से कम उसको ना हो। उसको ठीक है जी, उसकी टांग कट रही है, उसका हाथ कट रहा है, उसका बाजू कट रहा है, तो कटे, लेकिन उससे दर्द तो ना होना कम से कम। तो इसको जो है ना आगे जो है ना चलते रहे। उनके पास और कुछ नहीं था। कुछ थोड़ी किस्म की जड़ी बूटियाँ होती थी, जैसे ओपियम पॉपी प्लांट था, ओपियम पॉपी प्लांट की जड़ी बूटियाँ होती थी। ओपियम पॉपी प्लांट की जड़ी बूटियों को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है थोड़े बहुत एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आगे करते उन्होंने अल्कोहल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यानी वो जो है ना ऑपरेशन वगैरह से पहले बंदे को शराब पिला देते थे। अब शराब पिलाने के बाद जो है ना बंदा साफ्टन, उनको क्या होता था, उनको जो है ना मतलब थोड़ा अंदाज़ा वगैरह नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन दर्द फिर भी उनको थोड़ा बहुत होता था उसके बाद भी, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता था। अब हर बंदे को तो शराब नहीं पिला सकते। बहुत से रिलीजियस लोग ऐसे होते हैं, जैसे जो है ना मुसलमान हो गए हैं, सिख हो गए हैं, जैसे काफ़ी सारे जो है ना अदर रिलीजियस के लोग हैं जिनके मज़हब में जो है ना शराब तकरीबन सारे मज़हब में जो है ना अल्कोहल हराम होती है, ठीक है ना। अब उनके मज़हब में जो है ना तकरीबन शराब हराम थी। अब वो भी अगर उन लोगों का ऑपरेट वगैरह करना है तो वो लोग जो है ना जिन्होंने शराब नहीं पी वो तो शराब नहीं पियेंगे। तो ऐसे उनको किसी ऐसी किस्म के ड्रग्स की ज़रूरत थी जो हम हर किसी को लगा सकें। छोटों को स्पेसिफिकली अगर बच्चों को ऑपरेट करना है तो बच्चों को भी तो है ना शराब वगैरह नहीं पिलाई जा सकती, ठीक है ना। तो अब मतलब किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसके बाद जो है ना हम अल्कोहल को तर्क कर दें, ठीक है ना। ये जो कोकेन है और इन सारी चीज़ों को हम अलहदा करें और यार कोई ऐसी ड्रग्स टाइप की हो, ठीक है ना। जड़ी बूटियाँ तो इतना ख़ास इफेक्टिव नहीं करती थी, अनकॉन्शियस लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, ठीक है ना। तो हमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसकी वजह से जो है ना हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे सके, ठीक है ना। उसके बाद आहिस्ता रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती रही। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 साइंटिस्ट का नाम जो है ना मेन फोकस किया हुआ है, हालांकि इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने आपको बताया ना बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सबसे पहले जो अगर हम देखें तो विलियम मॉर्टन एंड जॉन कॉलिंस, ठीक है ना, इन्होंने 16 अक्टूबर को 1946 को जो है ना सबसे पहले एनेस्थीसिया को जो है ना पब्लिकली यूज़ किया, ठीक है ना। एक गैलरी टाइप की थी, ठीक है ना, हॉस्पिटल मैनचेस्टर हॉस्पिटल उसकी गैलरी थी। उस गैलरी में इन्होंने जो है ना पहली बार डाईइथाइल ईथर का यूज़ किया। ईथर को जो है ना इन्होंने एज एनेस्थीसिया को यूज़ किया, ठीक है ना। एक पेशेंट था, उसकी सर्जरी करनी थी, उस पेशेंट की जो है ना उन्होंने पहली बार कामयाब सर्जरी की, ईथर को यूज़ करिए। इसी वजह से वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी 16 अक्टूबर को जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है ना पहली बार जो है ना हमें पता लगा कि यार अगर हम जो है ना किसी चीज़ को जो है ना ईथर को मिसाल के तौर पे यूज़ कर सकें एज एन एस्थेटिक एजेंट, ईथर को हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता जॉन लिस्टन तक ये बात पहुंची, जो सबसे पहले जो है ना इंग्लैंड के मेन सर्जन थे, पूरी दुनिया में उनका नाम था कि यार ये सर्जरी के लिहाज से बहुत मशहूर है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड में ना इंसान की टांग काट देते थे, ठीक है ना। इतने उनकी हैंड स्पीड थी, इतनी ज़्यादा जो है ना उनकी स्पीड थी, 15 से 20 सेकंड में जो है ना बस। लेकिन उसके आगे नुकसान भी थे। मिसाल के तौर पे एक बारी टांग काटते उन्होंने जो है ना अपने साथी का हाथ काट दिया, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना एक बारी हाथ काटते उनकी आरी गलती से फिरी और जो है ना इंसान की जो है ना पूरी बॉडी यहाँ से कट गई, ठीक है ना। तो जिस औरत की वो सर्जरी कर रहे थे तो वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है ना। इसलिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत थी क्योंकि वो पेशेंट दर्द से चिल्ला रहा होता था वगैरह वगैरह, इन्होंने जल्दी करना होता है, जल्दी में काम ख़राब हो जाता था इनसे, ठीक है ना। सिर्फ एक दो ये नहीं कि लिस्टर जो है ना ऑपरेशन तबाही का ऑपरेटर था। सबसे पहले जो है ना सर्जन जो है ना लिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ सर्जरी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया, जो विलियम मॉर्टन थे और जॉन कॉलिंस थे, इन्होंने जो है ना डाईइथाइल ईथर को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। डाईइथाइल ईथर को जो है ना उसका स्प्रे किया गया, मतलब या तो स्प्रे की फॉर्म में यूज़ किया गया और दूसरा जो है ना इनहेल कराया गया बंदे की बॉडी में। सर्जरी से पहले जो है ना उसको इनहेल कराते रहे, लेकिन इनको बेचारों को नहीं पता था कि कितनी अमाउंट हमने इनहेल करानी है या कितनी जो है ना हमने अमाउंट में उसको देना है, ठीक है ना। बस उन्होंने सर्जरी से पहले भी लगा दी और सर्जरी के बाद तक वो ऑपरेट चलता रहा, जब तक ऑपरेशन होता रहा। डाईइथाइल ईथर का हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा तो ये होगा कि इंसान की सर्जरी होगी विदाउट पेन से। दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि टाइम जो है ना अब डॉक्टर को ना हरी अप नहीं करना पड़ता। पहले क्या होता था, डॉक्टर का मेन गोल ये होता था कि बस वो टांग काट दे, ज़रा सा टांग में इन्फेक्शन हुई बस टांग कटेगी आपकी, हाथों में इन्फेक्शन हुई हाथ कटेगा, ट्रीट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे ट्यूमर है, लिस्टर ट्यूमर निकाल देता था। अब ट्यूमर मिसाल के तौर पर टांग पे होगा तो टांग जो है ना काट दी। लिस्टर ने क्या किया, टांगों में ट्यूमर होगा तो ट्यूमर को निकाल देता था, हाथों में ट्यूमर होगा तो ट्यूमर को निकाल देता था, टांग नहीं काटता था। आहिस्ता जब आगे जो है ना ये एनेस्थीसिया का यूज़ करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है ना। तो एनेस्थीसिया से हमें ये फ़ायदा होगा कि डॉक्टर और जो सर्जन थे उनको देखने का टाइम मिल गया,
वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से आगे जो है ना, आगे जो नेक्स्ट ह्यूमैनिटी थी उनके लिए जो है ना वो ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब आहिस्ता 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 हम ईथर का यूज़ कर रहे थे तो ईथर जो है ना, सबसे पहले ईथर के जो है ना नुकसान आना स्टार्ट हो गया। हमें पता है हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ईथर के नुकसान होना क्या स्टार्ट हुए कि मिसाल के तौर पे जहाँ पे जो है ना सर्जरी परफॉर्म की जाती थी तो वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं थी। क्या करते थे, लालटेन वगैरह जलाते थे या आग वगैरह जला रहे होते थे ना, आग से जो है ना रोशनी करते थे, तो उससे क्या होता था कि ईथर आग पकड़ लेता था। कितने जो है ना इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे ईथर को एनेस्थीसिया यूज़ किया जा रहा था और वो ऑपरेशन थिएटर ही जो है ना एक्सप्लोज हो गया, ऑपरेशन थिएटर में धमाका हो गया था। उसके अलावा क्या होता था कि जो है ना जिस पेशेंट को ईथर दे रहे होते थे वो पेशेंट क्या करता था, वो पेशेंट उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता था। उस पेशेंट का जो है ना मतलब हालत जो है ना वो हालत गैर हो जाती थी, ठीक है ना। उसका जो लंग्स थे वो इन्फेक्शस हो जाते थे, लंग्स की जो ब्रोंकाई होते थे वो जो है ना ख़राब होना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा इसकी जो है ना बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल थी। दूर से जो है ना पेशेंट को यूँ लटा के उसी तरह जो है ना पकड़ के ज़बरदस्ती जो है ना ईथर का यूज़ कराया जाता था। तो हमें जो है ना ईथर भी ठीक है काम कर रहा था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसको जो है ना हम ईजीली जो है ना बॉडी को दे सके, ना पेशेंट को पता लग सके, ना पेशेंट को दर्द हो सके, ना इरिटेटिंग स्मेल आ सके, उसके नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। फ़ायदा तो हो रहा था इसका, क्योंकि जो है ना साइंटिस्ट को पता था कि अब हम और कुछ कर नहीं सकते, पेशेंट जो है ना चीखों से चिल्लाएगा कराएगा तो उससे अच्छा जो है ना इसे दर्द ना हो, वो ईथर जो है ना यूज़ कर देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जेम्स सिम्पसन ने 1870 में क्या किया, क्लोरोफॉर्म जो है ना इन्होंने जो है ना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने पहली बार जो है ना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है ना, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, सॉरी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग में ये जो है ना प्रोफेसर थे। अब इन्होंने क्या किया, क्लोरोफॉर्म जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और क्लोरोफॉर्म को सबसे पहले जो है ना इन्होंने एज अ सर्जरी में यूज़ किया। अब जब क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया ना इन्होंने, तो क्लोरोफॉर्म के जो है ना शुरू में क्लोरोफॉर्म के भी बड़े फ़ायदे आना स्टार्ट हो गए, लेकिन क्लोरोफॉर्म के आगे के नुकसान भी आना स्टार्ट हो गए। 20 ईयर्स तक जो है ना इसे ब्लैक ईयर ऑफ एनेस्थीसिया कहा जाता है, या ब्लैक ईयर जो है ना ब्लैक डे या ब्लैक जो है ना एरा ऑफ एनेस्थीसिया कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि क्लोरोफॉर्म को जो है ना लोगों ने गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, क्लोरोफॉर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 50% लोग सर्जरी से पहले ही मर जाते थे। क्लोरोफॉर्म उनको सुंघाते रहते थे, उसकी वजह से क्या होता था, बेचारे जो है ना सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। उनकी बॉडी के अंदर वो हाइड्रोकार्बन उनके ब्लड के अंदर इतने मिल जाते थे कि उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पिकिंग एबिलिटी उनकी खत्म हो जाती थी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स को वो जाके डैमेज कर देते थे, तो उसकी वजह से क्या होता, पेशेंट मर जाते थे। तो क्लोरोफॉर्म जो है ना उनको पता नहीं था कि कितना देना है, कितना इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी जो है ना इनकी बहुत बड़ी काविश थी, ठीक है ना, कि हमने ईथर को चेंज कर दिया क्लोरोफॉर्म की सूरत में। लेकिन इसके फिर इलीगल यूज़ भी होना स्टार्ट हो गए, किडनैपिंग में स्टार्ट हो गया वगैरह वगैरह, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें लोगों ने क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, नशे के तौर पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, रेप वगैरह में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है ना क्लोरोफॉर्म, लेकिन इसकी वजह से हम जेम्स सिम्पसन को नहीं कह सकते कि यार इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने तो जो है ना ईथर को ट्रांसप्लांट किया, ईथर की जगह जो है ना रिप्लेसमेंट में जो है ना क्लोरोफॉर्म ले गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो क्लोरोफॉर्म को पहली बार इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से और लाइट अमाउंट में जिन्होंने यूज़ किया ताकि हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब ना हो सके, वो जॉन स्नो ने किया था। जॉन स्नो को इसी वजह से फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, क्वीन विक्टोरिया थी, उनके दो जो है ना ऑपरेशन जो है ना इन्होंने लेबर पेन वाले इन्होंने किए ताकि उन्हें लेबर पेन इंड्यूस ना हो सके। दो सर्जरियाँ जो है ना इन्होंने की, उनकी दो डिलीवरियाँ की, उनके दो बच्चे जो प्रिंसेस थे, एक जो है ना फीमेल और एक मेल, प्रिंस लिपर्ड और एक दूसरा था, उनकी जो है ना इन्होंने जो है ना सर्जरी की थी, ठीक है ना। इसी वजह से जो है ना इन्हें फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार क्लोरोफॉर्म का सही इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कि क्लोरोफॉर्म को आपने इतना सा देना है, ज़्यादा नहीं देना, आपने इतना देना है। इन्होंने सबसे पहले अपने नेफ्यू पे 6-7 बार एक्सपेरिमेंट किए, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारी लोगों पे जो है ना। इससे पहले अगर हमने जानवरों की सर्जरी वगैरह करनी है तो जानवरों को कत्ल कर, जैसे हमें पता है कि हमने एनाटॉमिकल स्टडीज़ करनी है, ठीक है ना, किसी और चीज़ की स्टडी करनी है तो जानवरों को हम मार देते थे, उनको बेहोश करके नहीं कर सकते। फिर जब क्लोरोफॉर्म आया, इसी तरह अब हम फ्रॉग की जो है ना फिर वो करते हैं, टॉप्सी करते हैं वगैरह वगैरह, फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी जो है ना क्लोरोफॉर्म को यूज़ करके करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को यूज़ करने के बाद जो है ना हमने जो है ना आगे जानवरों पे स्टडी स्टार्ट की, ह्यूमन बींग्स पे स्टडी स्टार्ट कर दी वगैरह वगैरह। क्लोरोफॉर्म के भी बड़े ज़्यादा हमें फ़ायदे नजर आए। उसके अलावा जो है ना इसके अलावा लाफिंग गैस भी आई थी, लाफिंग गैस को इंड्यूस कराने वाला सिस्टम आया था कि हम लाफिंग गैस लोगों को देते थे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हंसते रहते थे, उसके बाद जो है ना वो अनकॉन्शियस हो जाते थे, उसके बाद जो है ना उनके जाके ऑपरेट किया जाता था।
उसके अलावा जो है ना हमारे पास डॉक्टर डेनिस ई जैक्सन थे, उन्होंने जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम यूज़ किया, यानी उन्होंने एक ऐसा इनहेलर बनाया जो मुंह के ऊपर रखा जाता था, जो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता था वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इनहेल करना पड़ जाती है। जब वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल और इनहेल होती थी तो इंसान का जो अनकॉन्शियस लेवल एकदम वो बेहोश होता था। जैसे अगर आप जो है ना किसी कमरे में जाएँ जहाँ पे आग लगी हो या गैस लीक हुई हो, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। सबसे पहले तो आपको खांसी लगेगी, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो है ना क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिस्टम रखते थे, जैसे ही वो एक्सेल एयर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर जाती थी, उसके बाद क्या होता था, वो बेहोश हो जाता था, ठीक है ना। खांसी लगती थी, उसके बाद बेहोश होता था, बेहोशी के बाद फ़ौरन जो है ना वो रिमूव आउट कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मर गए। इतने ज़्यादा लोग मर गए ना, 18 से 20 लाख जो है ना उनके पास जो है ना सिर्फ पे ज़ख्मी हालत में लोग आए, ठीक है ना। 20, 30, 40 लाख, ये तो बहुत कम है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग उनके पास ज़ख्मी हालत में आ रहे थे। तो ये जो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका वगैरह, ये सारे लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि यार अब हमने ऐसी कोई चीज़ बनानी है जो एनेस्थीसिया दे बंदे को, ठीक है ना। ये तो बस बहुत हो गया कि हम जो है ना कभी जो है ना क्लोरोफॉर्म सुखा रहे, कभी क्या कर रहे, कभी क्या कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो हम डायरेक्टली इंजेक्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, फिर कोकेन आई है, उसके बाद आगे जो है ना इंजेक्शन वगैरह बने, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी में आगे स्टार्ट हुई है जो है ना रिवोल्यूशनरी इरा आया है फार्माकोलॉजी का रिवोल्यूशनरी एरा है, ड्रग्स वगैरह बनी है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एनेस्थीसिया बन गया। अब फिर नॉर्मली अब क्या करते हैं, हम उसी लोकल जनरल एनेस्थीसिया का अलग है, हम डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं जो इंसान को पूरा बेहोश कर सके। और हम जो है ना लोकल एनेस्थीसिया करना है, अगर किसी का दांत वगैरह रिमूव करना है या किसी का नाखून वगैरह या किसी को स्टिचेस वगैरह लगाने हैं, अब हम उसे पूरा बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ जो है ना उस लोकलाइज एरिया में हल्का से इंजेक्ट कर देते हैं। पहले अगर हमने सर्जरी परफॉर्म करनी होती, दांत भी निकालना होता था तो इंसान को पूरा बेहोश कर देते, ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि इंसान को दर्द की परसेप्शन भी कम हो गया। परसेप्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंसान जो है ना मतलब डॉक्टर को टाइम भी मिल गया, डॉक्टर को स्टडी करने का टाइम मिल गया, और जो है ना आगे जो है ना काफ़ी जो है ना दर्द वगैरह भी कम हो गया, रिवोल्यूशनरी आ गया। ये सब था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में। हमने हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ ली, एनेस्थीसिया क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है एनेस्थीसिया का। अब जब नॉर्मली हम एनेस्थेटिक ड्रग्स बनाते हैं ना, अब पहले नहीं, अब चूँकि कोकेन से सबसे पहले एनेस्थीसिया बना था, ठीक है ना। कोकेन से हमने ड्रग्स वगैरह स्टार्ट किए थे। तो अब जब भी हम एनेस्थीसिया बनाते हैं ना, एनेस्थीसिया का जब यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो अब हम एनेस्थीसिया को ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं कि हम जो है ना, आपको पता है हम इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया को ना यूज़ करते हैं। तो अब जब हम एनेस्थीसिया को बनाते हैं तो हम वीक बेसिस बनाते हैं उसको, ठीक है ना। एसिड्स होती हैं, बेस होती हैं, साल्ट्स होते हैं, हमें पता है 3 तरीके हैं। हम उनको क्या करते हैं, बेसिक बना देते हैं। अब जो वीक बेसिक होते हैं ना, वो जाके ना एसिड वाले मीडियम में खुलते हैं, एसिड वाले मीडियम में डिसोसिएट होते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो जाके बेसिक मीडियम में डिसोसिएट होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना है, मेरा अल्टीमेटली मेन गोल क्या है लोकल एनेस्थीसिया का, कि हमने सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा जो मेन नाम है एफरेंट न्यूरॉन्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना, जो हमारे पास मैसेज कंडक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बाद। और जो पेन के जो ना स्पेसिफिकली जो फाइबर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं जो पेन को लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, उन्हें सी फाइबर्स कहा जाता है या ए डेल्टा फाइबर्स कहा जाता है। ये ए डेल्टा फाइबर्स या सी फाइबर्स जो होते हैं, ये हमारे पास जो है ना स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हमें मेन गोल हमें पता है कि हमने जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स के जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं, इसको क्या करना है, इसको सुन कर देना, ताकि जो पेन की परसेप्शन हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ना पहुंच सके। स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएगी तो पेन की परसेप्शन ब्रेन तक नहीं जा पाएगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो न्यूरॉन्स होता है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है न्यूरॉन्स है, सेल्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एटीपीज बनाते हैं। एटीपीज किससे बनते हैं, NADPH से और FADH2 से। उनके जो H होते हैं वो अलग है, NADPH पॉजिटिव अलग लिखते हैं, FADH2 के H होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, तो अंदर वाला जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत एसिडिक हो जाता है, और जो बाहर वाला एनवायरमेंट है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वो बहुत बेसिक होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जो न्यूरॉन्स के अंदर जाएं और न्यूरॉन्स के अंदर जाके डिसोसिएट हो, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो है ना एक्शन पोटेंशियल का बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए किस तरह जो है ना हमारे पास पेन जो है ना हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। मैं आपको दोबारा मोटा मोटा बता देता हूँ कि पेन किस तरह हमारे पास जो है ना ब्रेन तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पे ये कोई बंदा था, उसने हमारी बॉडी पे यहाँ पे मुझे सुई चुभाई है। जब उसने मुझे नॉर्मली इंजेक्ट किया है या सुई चुभाई है या कोई भी काम किया है, तो मेरे न्यूरॉन्स थे, सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू मैसेज सेंड करेंगे। वो मैसेज मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा। ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे पास ब्रेन है, ये जो है ना मेडुला, ये जो मिड ब्रेन है, पोन्स है, ये मेडुला ब्लैंकेट है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे काट दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड को काटने के बाद यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन व्यू है, ऊपर से मैं देख रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड को। तो अंदर जो है ना मुझे बटरफ्लाई शेप नजर आता है, ठीक है ना, बटरफ्लाई शेप जो है ना स्ट्रक्चर नजर आता है, जो ग्रे मैटर जिसको कहते हैं। और ये जो है ना ये वाला एरिया हमारे पास वाइट होता है, जिसे वाइट मैटर कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई माइलिनेशन नहीं होती, यहाँ पे जो है ना हमारे पास माइलिनेशन होती है।
अब देखें होता कुछ ऐसा है, जैसे ही मुझे इंजेक्ट करेंगे, नॉर्मली मेरे न्यूरॉन्स क्या थे, मेरे न्यूरॉन्स का जो बाहर वाला एनवायरनमेंट था सेल मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिव था और अंदर वाला नेगेटिव है। अंदर वाला नेगेटिव क्यों है? क्यों चीज़ की वजह ये है कि अंदर जो है ना, एक तो ये होता है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं, वो कंटिन्यूसली 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालें, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर निकालें, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव कम आ रहे हैं, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, नंबर 1। दूसरी मेन वजह ये होती है कि अंदर क्लोराइड आयंस भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्लोराइड आयंस के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरी मेन वजह ये होती है कि सेल के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बन रही है, बार बार मैसेंजर आ रहे हैं, बन रहा है, बार बार जो है ना प्रोटीन्स बन रही है, एंजाइम भी बन रहे हैं, एंजाइम भी प्रोटीन है, बार बार प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स और जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और बाहर वाले एनवायरनमेंट में क्या होता है, बाहर वाले एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब भी इंड्यूस होगा, बाहर पॉजिटिव हो अंदर नेगेटिव हो, या जिस तरह बैटरी होती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अगर हम जो है ना खास अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, हमारे पास वोल्ट मीटर हो, ठीक है ना, तो अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 मिली वोल्ट का तकरीबन होता है। ये हमारे पास -70 मिली वोल्ट, मिली का मतलब है 10⁻³ और वो भी माइनस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। वैसे जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना माइनस में कभी नहीं होता, ये बात, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से हम इसको -70 मिली वोल्ट का कहते हैं। जैसे ही मुझे कोई इंजेक्ट करेगा, एक्शन पोटेंशियल फायर होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे न्यूरॉन्स को स्टिमुलस मिल रहा है, तो क्या होगा कि जो बाहर वाले पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, जो बाहर वाले पॉजिटिव थे वो अंदर आ जाएंगे और जो अंदर वाले नेगेटिव थे वो बाहर आ जाएंगे, यानी डीपोलराइजेशन हो जाएगी। ये एक्शन पोटेंशियल में आपको जो है ना फुल डिटेल से पता होना चाहिए। अगर जो है ना एक्शन पोटेंशियल का आपको नहीं पता तो आप जाके पहले एक्शन पोटेंशियल की वीडियो देखें, ये मैं जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो है ना ये इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, ताकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको लोकल एनेस्थीसिया की फार्माकोलॉजी नहीं समझ आएगी, इसी वजह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो है ना सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होंगे, वो जो है ना पहले ATP को यूज़ करके 3 सोडियम आयंस को बाहर, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से जो है ना अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इंड्यूस किया हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। ये जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है, ये जो मिसाल के तौर पर बाहर का पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अंदर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है ना मतलब माइन्यूट, बहुत थोड़े से टाइम के लिए होता है, ठीक है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी एक पोटेंशियल रेज हो जाएगा, और ये जो पोटेंशियल है ये -70 मिली वोल्ट से -30 मिली वोल्ट हो जाएगा। -30 मिली वोल्ट ज़्यादा होता है, -70 मिली वोल्ट कम होता है। जैसे ये -30 मिली वोल्ट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं, और वोल्टेज सेंसिटिव या वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 2 चैनल्स आपको ब्लैक ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, हम कहते हैं कि ये जो है ना वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा, हम ग्राफिकली आपको समझा देना, नॉर्मली ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो क्या हुआ जी, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद जो है ना थोड़ा सा जो है ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिला, इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है हमारे पास -30 मिली वोल्ट, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिला। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद जो है ना वैल्यू पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, एकदम एक्शन पोटेंशियल फायर होता है, यानी डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल में होता है। जैसे ही -30 मिली वोल्ट होगी, यहाँ पे मैंने सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को नहीं शो किया हुआ, यहाँ पे 3 सोडियम पोटेशियम ATPase पंप हजारों की तादाद में होते हैं, जो 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाल है, 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेके आ रहे हैं। जैसे ही जैसे ही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, स्टिमुलस मिला, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, बाहर नेगेटिव चलेगी, अंदर पॉजिटिव आ गए, उसके बाद जैसे डीपोलराइजेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट से -30 मिली वोल्ट पे चला गया। जैसे ही -30 मिली वोल्ट पे गया तो यहाँ पे क्या होंगे, ये सोडियम चैनल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट कर देंगे, इसके जरिए सोडियम चैनल्स यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सोडियम चैनल्स के थ्रू सोडियम आयंस आना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सोडियम चैनल्स की सोडियम आयंस की तादाद ज़्यादा हो गया तो अंदर वाली जगह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर वाली नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली जो है ना हमारे पास होता है। उसके अलावा जो है ना पोटेशियम लीकी चैनल्स भी होते हैं, जो पोटेशियम आयंस को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से अंदर का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स के होते हैं, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये सारा काम होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही जो है ना यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल -30, जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आ गए, वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स खुल गए, तो ये जो है ना पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट तक जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच जाता है। जैसे ही पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट तक पहुंचता है तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, वो कैल्शियम चैनल्स आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे कैल्शियम चैनल्स इंटर होते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास वेसिकल्स पहले से ही मिलके बने हुए होते हैं। इसके अंदर जो है ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ग्लूटामेट हो सकता है, जो है ना एसिटाइलकोलिन हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब इन कैल्शियम आयंस का क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही कैल्शियम आयंस इंटर होते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये जो वेसिकल्स होती हैं इनके साथ एक प्रोटीन्स होती है जिनको कहते हैं वी स्नेयर्स,
और ये जो मेम्ब्रेन होती है इनके पास प्रोटीन्स होती है, उनका नाम होता है टी स्नेयर्स। इसका नाम होता है वी स्नेयर्स और इनका नाम है टी स्नेयर्स। अब ये वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स इसी तरह होते हैं, ये आपस में जुड़ नहीं सकती जब तक कैल्शियम आइंस नहीं होते। तो कैल्शियम आइंस आते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कैल्शियम आइंस आके इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे जो है ना, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएगा जहाँ पे इन्होंने रिलीज आउट होना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये मेम्ब्रेन यू हो जाएगी और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना सिनेप्टिक जो है ना क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। ये हमारे पास सिनेप्टिक बल्ब है। नॉर्मली हमारे पास ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ना मैंने जो है ना सुई खुबोई यानी इंजेक्ट किया तो ये जो है ना न्यूरॉन्स ने, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को कहा जाता है, इसने मैसेज पहुंचाया मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक। अब जो हमारे पास ट्रैक होता है उसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं, जो पेन को जो है ना लेके जाता है। मिसाल के तौर पर यही न्यूरॉन्स था, ये न्यूरॉन्स क्या करेगा, ये न्यूरॉन्स एंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है ना, जो डोर्सल रूट होता है यानी पीछे से पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है। अब जैसे ही एंटर होगा ये जो है ना मतलब डेकासेट करता है, हमें पता है क्रॉस करता है, ठीक है ना। अब ये ऐसे ही क्रॉस करता है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है, राइट साइड का लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है। यानी अगर कोई राइट साइड पे अगर मुझे पिंच आउट करता है, ठीक है ना, तो वो पेन मेरा लेफ्ट साइड पे जाएगा, और कोई लेफ्ट साइड पे पिंच आउट करता है तो वो पेन राइट साइड पे जाएगा। तो ये क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाते हैं थैलेमस के पास। ये सारा मैसेज जा रहा है थैलेमस के पास, थैलेमस के पास मैसेज जाएगा, थैलेमस के पास आगे और न्यूक्लियाई होते हैं बहुत ज़्यादा। इसका जो मेन न्यूक्लियस होता है वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर थैलेमस हमारे पास रिले सेंटर है और थैलेमस जो है ना हमारा मैसेज को जो है ना अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, जहाँ जहाँ पे पहुंचाना हो। मिसाल के तौर पे जो है ना यहाँ पे पहुंचाना है, जहाँ जहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हमारे टांगों पे जो है ना अगर किसी ने चुबोया तो वो यहाँ तक पहुँचाता है मैसेज, अगर हाथों पर चुबोया तो यहाँ पे फेस पे, यहाँ पे टांगों पर, यहाँ पे माउथ पे, यहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो जहाँ पे अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुँचाना है कि जो आगे मोटर फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं, वहाँ पे जो है ना ये इसको जो है ना कोरोना रेडियाटा भी कहते हैं। कोरोना रेडियाटा के थ्रू जो है ना ये हमारे पास मैसेज पहुँचाते हैं। अब देखें अगर हम कोई ऐसा काम कर दें जिसकी वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे जो है ना ये मिसाल ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हो रहे हैं, ये यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को जो है एक्टिवेट नहीं करेंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे। इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस के पास जा रहा है, ठीक है ना, जो पेन के परसेप्शन को लेके जाता है। अब हमने कुछ ऐसा काम करना है कि हमने इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने से रोकना है। इसका मेन काम है, ये लोकल एनेस्थीसिया का मेन काम ये है कि इन्होंने एक मेन काम क्या करना है, इन्होंने इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज आउट होने से रोकना है। अब ये क्या करते हैं, मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास मेन क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, उसी तरह सिनेप्टिक बल्ब है हमारे पास। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो है ना हमारे पास 2 सोडियम चैनल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास सोडियम यहाँ पे जो है ना नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल फायर हो गया, -30 मिलीवोल्ट तक चला गया। अब -30 मिलीवोल्ट के बाद क्या होना है, सोडियम आइंस ने अंदर आना है, सोडियम आइंस ने अंदर आके एक्शन पोटेंशियल फर्दर फायर करना है, ठीक है ना। ये वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे जैसे ही -30 मिलीवोल्ट तक। अब जो लोकल एनेस्थीसिया होता है इसका मेन काम ये होता है कि जाके ना ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये सोडियम चैनल जाके क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना मेम्ब्रेन होती है, एम गेट होता है यहाँ पे, ये जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही जो है ना लोकल एनेस्थीसिया यानी लोकल LA मैं लिख रहा हूँ, लोकल एनेस्थीसिया उनको ब्लॉक करेंगे, सोडियम चैनल्स अंदर आ जाएंगे। नहीं, सोडियम आइंस अंदर आने की कोशिश करेंगे लेकिन सोडियम आइंस अंदर नहीं आ पाएंगे। जैसे सोडियम आइंस अंदर नहीं आ पाएंगे तो एक्शन पोटेंशियल फायर होगा, एक्शन पोटेंशियल फायर होगा नहीं। अब लोकल एनेस्थीसिया क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं ये क्या होते हैं, ये वीक बेसिस होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि BA, ये मेरे पास जो है ना एक लोकल एनेस्थीसिया है जो वीक बेस है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, जैसे इंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयंस बन जाते हैं। जब आयनिक फॉर्म में होते हैं ये पोलर, ये जो है ना जो भी ड्रग्स होती है ना, हमें पता है कि कोई भी जो चार्ज होता है किसी ड्रग्स पे या किसी भी चीज़ पे, सोडियम आयंस होता है छोटा सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम आयंस छोटा सा चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज, वो भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू चार्जेस। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर चार्ज है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं गुजर सकता। तो हमें लोकल एनेस्थीसिया को बनाते वक्त यही प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने ऐसे ड्रग्स बनाने हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर हो जाएंगे न्यूरॉन्स के, लेकिन जैसे ही सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर इंटर हो न्यूरॉन्स के, उनके ऊपर चार्ज आ जाए। ये हमारा मेन अल्टीमेटली गोल था कि हमने ये काम करना है। तो हमने क्या किया, उसको वीक बेसिस बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, और जो वीक बेसिक होती हैं ये क्या करते हैं, एसिडिक वाले एनवायरनमेंट में जाके ओपन हो जाती है। हमें पता है ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा है, ये एसिडिक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा ATP बना रहा है, तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा, ये एसिडिक है। यहाँ पे pKa वैल्यू जो है ना कम है, जो है ना एसिडिक है, 7 to 8 है तकरीबन।
अब ये क्या करेंगे, जो जैसे ही जो है ना ये बाहर वीक जो लोकल एनेस्थीसिया थे, वीक बेसिस थे, ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके आएंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे अंदर होंगे तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी इनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। इनकी मैं केमिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। आपको स्ट्रक्चर में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरली ना हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास जो है ना एक अमाइड्स होती हैं, ठीक है ना, एक एस्टर अमाइड्स होती हैं, एक एस्टर अमाइनो एस्टर्स होती हैं, एक हमारे पास अमाइनो अमाइड्स होती हैं। दो हिस्सों में जो है ना हमने स्ट्रक्चरली जो है ना लोकल एनेस्थीसिया को डिवाइड किया हुआ है। केमिकली आप इसको कह सकते हैं कि केमिकली जो है ना हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अमाइनो एस्टर्स और अमाइनो अमाइड्स। एस्टर्स का क्या फार्मूला होता है, एस्टर का हमारे पास फार्मूला होता है RC+O ये हमारे पास एस्टर का फार्मूला है, यानी CH3C+O यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ O आ जाए, और ये हमारे पास हो गया एस्टर। आगे हमारे पास अमाइनो का क्या फार्मूला होता है NH2। अगर इस NH2 को हम R ग्रुप से रिप्लेस कर दें, NR2 कर दें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अमाइनो ग्रुप लगना है, NR2 कर देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर होता है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया अमाइनो एस्टर्स, ठीक है ना। अमाइनो एस्टर तो नॉर्मली यहाँ पे इस R ग्रुप की जगह जो है ना हम बेंजीन की एक रिंग होती है, ये हमारे पास बन गया अमाइनो एस्टर का स्ट्रक्चर। अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो नाइट्रोजन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर लोन पेयर है। जैसे ये इंटर होता है ना सेल के अंदर, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये क्या करेगा, फौरन हाइड्रोजन के साथ जो है ना अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव होता है ये जाके क्या करता है, ये जो सोडियम चैनल्स हैं इनको जाके फौरन ब्लॉक कर देता है। जैसे ये जो सोडियम चैनल्स हैं इनको जाके ये ब्लॉक कर देगा, तो सोडियम चैनल के ब्लॉक की वजह से क्या होगा, सोडियम आयंस एंटर नहीं हो पाएगा। जैसे सोडियम आयंस एंटर नहीं हो पाएगा तो एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा तो हमें क्या होगा, पेन का परसेप्शन नहीं हो पाएगा। ये हमारे पास नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया का फंक्शन था कि इसने क्या करना है कि सोडियम चैनल्स को जो है ना सिंपली जाके उसने ब्लॉक कर देना है। अब हमारे पास जो इसका जो फंक्शन है, हमें पहले तो नहीं पता था कि ये जाके जो है ना सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। इसके फंक्शन को परफॉर्म करने के, इसके फंक्शन को बताने के लिए मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज आई हैं। उनमें से जो मेन 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली थ्योरी एसिटाइल कोलिन थ्योरी थी। एसिटाइल कोलिन थ्योरी ये कहती थी हमें कि जो भी जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूरॉन्स के अंदर एंटर होते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर एंटर होने के बाद क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, एसिटाइल कोलिन की रिलीज को जो है ना होने से बचा देते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन को रिलीज होने नहीं देते। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा और पेन की परसेप्शन लॉस हो जाती है। एसिटाइल कोलिन जो है ना उन्होंने कहा ये रिलीज होता है, लेकिन इस थ्योरी को फौरन रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन तो रिलीज ही नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर तो ग्लूटामेट रिलीज होता है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट गलत हो गया। शुरू में तो हमें नहीं पता था कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ग्लूटामेट रिलीज होता है। सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट जो पेन की परसेप्शन है उसके लिए रिलीज होता है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन थ्योरी है वो गलत होगी। उसके बाद आ गई कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी हमें ये कहती थी कि देखें कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है वो एंटर होंगे। जैसे ही कैल्शियम आयंस एंटर होते हैं तो हमें पता है यहाँ पे 20 स्नेयर्स और 30 स्नेयर्स को जो 20 स्नेयर्स और 30 स्नेयर्स का जो रिएक्शन है आपस में वो कराने के कैल्शियम आयंस जरूरी है। यानी इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराने के लिए कैल्शियम आयंस बहुत सब जरूरी है। कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि जो कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है ये जाके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। जैसे कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता तो क्या होगा कि पेन का परसेप्शन आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा ऐसा करते 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 हमने कहा कि ये भी थ्योरी गलत है। उसकी वजह यह है कि कैल्शियम चैनल्स बाद में खुलते हैं, पहले सोडियम गेटेड चैनल्स खुलते हैं। जैसे सोडियम गेटेड चैनल्स खुलते हैं उसके बाद जो है ना जाके कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं। और कैल्शियम चैनल्स खुल भी जाए तो जब तक सोडियम चैनल्स नहीं गुजरेंगे तब तक एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होगा। अगर यहाँ पे कैल्शियम ओपन आ भी जाता है, कैल्शियम आ जाए, लेकिन कैल्शियम तब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर सकते जब तक जो है ना जो एक्शन जो नॉर्मल जो है ना माइनस या पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट तक एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं होता, तब तक ये कैल्शियम आयन जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करा सके। तो ये थ्योरी भी गलत होगी। तीसरी हमारे पास आई है सरफेस चार्ज थ्योरी। सरफेस चार्ज थ्योरी क्या कहती थी कि हम जो भी लोकल एनेस्थीसिया को यूज़ करते हैं वो जाके जो न्यूरॉन्स की सरफेस है उसके ऊपर जाके जो है ना चार्जेस डेवलप कर देती है। यानी बाहर नॉर्मली क्या होते हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होते हैं, उन्होंने कहा अंदर जाके नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर देती हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस चार्ज होता है। जब सरफेस चार्ज होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज आउट होने से बचाता है। तो ये जो सरफेस चार्ज थ्योरी है ये भी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि ऐसा भी नहीं होता। जो लास्ट थ्योरी थी हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी हमें ये बताती थी कि जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। जो सोडियम चैनल्स है जो हमारे पास एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया काम करता है।
तो जो सरफेस चार्ज जो हमारे पास जो स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी है, इस स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया और यही आगे जो है जाके जो है ना बेसिक बनी है। और हमें पता लग गया कि जब भी लोकल एनेस्थीसिया काम करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया काम इस वजह से करते हैं कि वो सरफेस जो चार्ज थ्योरी है, सरफेस चार्ज थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सरफेस चार्ज थ्योरी के अलावा जो हमारे पास स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी है उस पर काम करते हैं, यानी जाके स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है सोडियम चैनल्स को क्लोज आउट कर देते हैं। ये हमारे पास ये जो है ना थ्योरीज थी लोकल एनेस्थीसिया की। अब हमारे पास ड्रग्स कौन सी होती है, कौन कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम दे सकते हैं। जो ड्रग्स है ना उसको हमने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो है ना हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो थोड़े पीरियड्स के लिए काम करती हैं, यानी हमें जो है ना दांत वगैरह निकलवाना है तो उसके लिए। कुछ ऐसे लोकल एनेस्थीसिया जो हमें मीडियम पीरियड के लिए, इंटरमीडिएट टाइम के लिए काम करते हैं, यानी जो है ना हमने अगर कोई सर्जरी परफॉर्म लोकल सर्जरी परफॉर्म करनी है, लोकल सर्जरी से मुराद ये कि छोटा सा कट वगैरह लगाना है, उसके बाद जो है ना स्टिचेस वगैरह लगाने हैं वगैरह वगैरह, या जो है ना सरकमसिजन का केस करना है, खतने वगैरह करनी है, और जो है ना यहाँ से अक्सर लोगों का सर वगैरह कट जाता है तो सरों में वगैरह टांगे लगाना। तो इन छोटे मोटे कामों के लिए ना लोकल एनेस्थीसिया इंटरमीडिएट टाइम के लिए, जिनका एक्शन तकरीबन घंटे 2-2.5 घंटे के लिए हो। जो स्मॉल ड्यूरेशन की होती है उनके आधे घंटे तक के लिए होता है, तो मीडियम और उनका 2-3 घंटे के लिए होता है, 3-4 घंटे के लिए। और जो हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन होती है उनका जो है ना हमारे पास मोड ऑफ एक्शन तकरीबन 5-6-7-8 घंटे के लिए होता है। ये हमारे पास मोड ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने स्ट्रक्चरली इसको 200 में डिवाइड किया, अमाइनो एस्टर्स और हमारे पास जो है ना अमाइनो अमाइड्स होती है। अमाइनो एस्टर और अमाइनो अमाइड्स दोनों का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। अमाइनो एस्टर का जो है ना ये स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OORNRR, ठीक है ना। जो अमाइनो अमाइड्स होगी यहाँ पे सिर्फ अमाइड ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना। ये C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह हमारे पास N आ जाएगा, बस इसकी जगह N आ जाएगा और ये N डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो जाएगा NH, ठीक है ना। ये हमारे पास अमाइनो अमाइड्स का स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर ही आपको ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं, आपको स्ट्रक्चर क्यों बनाने, बस सिर्फ याद कर ले कि जो है दो स्ट्रक्चर के साथ ही हमने इसे डिवाइड किया, अमाइनो एस्टर और अमाइनो अमाइड्स। ये जो स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया आपको ताकि आपको पता लग सके जो ये जो लोकल एनेस्थीसिया है ये जैसे ही जो एसिडिक मीडियम में एंटर होते हैं तो उनके पास चार्जेस क्यों आते हैं। चार्जेस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से आते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास जो लोकल एनेस्थीसिया है वो वर्कआउट करते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग के लिए है उसके हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, आपने याद रखना प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन प्रोकेन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन। जैसे जैसे मैं बोलूँ आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, ये जो हमारे पास है ना ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। अब ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रग्स होती हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रग्स जो है ना हमारे पास नॉर्मली जो है ना मैंने आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड के लिए एक्ट करती हैं और दांत वगैरह निकलना। दूसरी हमारे पास है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन एक्टिंग, इसके लिए हमारे पास लिकोकेन है, यानी जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ना लाइडोकेन है या लिग्नोकेन है या इसके अलावा लिकोकेन, इनके 3 नाम है, ठीक है ना। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है जो लोकल एनेस्थीसिया में, क्योंकि इंटरमीडिएट टाइम के लिए हम हर जगह तकरीबन ये यूज़ हो सके, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शॉर्ट पीरियड है। इसके अलावा जो इसको एस्टरेसिस एंजाइम होते हैं जो ब्लड के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो इसको फ़ौरन डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद किडनी के थ्रू इसे फीड आउट भी करा देते हैं। तो ये हमारे पास इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो है ना दूसरा हमारे पास होता है प्रिलोकेन है, और उसके अलावा जो लॉन्गर ड्यूरेशन है उसके लिए टेट्राकेन और डिबुकेन है। टेट्राकेन डिबुकेन, टेट्राकेन डिबुकेन, टेट्राकेन डिबुकेन, ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन है, ठीक है ना। जो अक्सर जो है ना काफ़ी बड़ी सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी होती है तो ये उनके लिए है, ठीक है ना, ताकि जो है ना हमें जो है ना दर्द वगैरह ना हो सके, ठीक है। और दूसरी निशानी ये है कि इनमें से हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से जो है ना हमारे पास अमाइनो एस्टर्स हैं या कौन से हमारे पास अमाइनो अमाइड्स हैं। जिनके दरमियान सिंगल आई आता है वो हमारे पास अमाइनो एस्टर्स होते हैं, जिनके दरमियान डबल आई आता है वो हमारे पास अमाइनो अमाइड्स होते हैं। यानी डबल आई कहाँ पे आ रहा है, डबल आई हमारे पास लिकोकेन में आ रहा है और प्रोलिकेन में आ रहा है और इसके अलावा हमारे पास डिबुकेन में आ रहा है, तो ये हमारे पास अमाइनो अमाइड्स होंगे। और जिनमें सिंगल आई आ रहा है यानी प्रोकेन आ रहा है, क्लोरोप्रोकेन आ रहा है, उसके अलावा हमारे टेट्राकेन आ रहा है, ये हमारे पास होते हैं अमाइनो एस्टर्स, ये हमारे पास अमाइनो एस्टर्स थे। तो हमने जो है ना पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ों को हम डेवलप कर सकें। वीडियो तो बड़ी बन गया लेकिन हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन भी होगी, हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया का मोड ऑफ एक्शन भी पता लग गया, सारी चीज़ें हमें पता लग गई कि लोकल एनेस्थीसिया असल में वर्कआउट कैसे करते हैं, उनकी थ्योरीज कैसी थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, सिर्फ ये बताएं कि कौन से शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। और हमें फीडबैक दें कि किस तरह जो है ना फर्दर हम इंप्रूव आउट कर सकते हैं।